हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एपी स्टडी लाइफ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। फंडामेंटल, व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? फंडामेंटल को हम बेसिक भी जान सकते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या हम ये भी कह सकते हैं जो बेसिक यूनिट है लाइफ की वो क्या है। जैसा कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल। सेल को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम डिफाइन अगर करते हैं तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी जो जीवन की जो सारी क्रिया विधि है वो किसके द्वारा परफॉर्म होती है? सेल के ही द्वारा परफॉर्म होती है। सेल जो होते हैं, इसको हम समझेंगे कि सेल जो होगा उससे बनते हैं टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन। ये चीजें मैं बार बार रिपीट करती रहती हूँ क्योंकि अगर सेल कॉन्सेप्ट को समझना है तो एज ए होल हमें समझने की जरूरत है। सेल से बनेंगे टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। वो प्लांट और एनिमल हो सकते हैं, या तो ऑर्गेनिज्म का मीन्स कि वो कोई प्लांट भी हो सकता है या कोई एनिमल भी हो सकता है। तो सेल जो है वो बेसिक यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई रूम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑर्गेनिज्म है उसकी जगह पे हम लेते हैं रूम, ठीक है। तो रूम को जब हम ब्रेक करते हैं तो वो दीवारों से बनी होती है। ये एक रूम है, या ये भी कह सकते हैं घर। ये जो घर है ये किससे मिलके बना होगा? ये दीवारों से मिलके बना होगा। ये दीवार हो गई, ये दीवार हो गई और ये दीवार हो गई, सारी दीवारों से मिलके ही बना होता है। और जो ये दीवार होगी ये ऐसे ईंटें रखते जाएंगे और दीवार बनती जाएगी। ऐसे ईंटें रखते जाते हैं, दीवार बनती चली जाती है। लेकिन जो इस दीवार का सबसे छोटा पार्ट होता है, ये एक ईंट ही रखने से तो दीवार बन रही है। उसी तरीके से कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वो क्या होता है? सेल। सेल से सेल जुड़ता हुआ क्या बना लेता है? टिश्यू बना लेता है। और टिश्यू जब ऑर्गेनाइज होकर कोई काम करते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम उससे बनता है। ऑर्गन का जो पूरा ग्रुप रहेगा, उस ऑर्गन सिस्टम कहाँ होगा? किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। वो तरह तरह के फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो हम अगर सेल की डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर basic structural and functional unit of life. Functional unit of life. ये हो गया हमारा सेल। अब सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, लेकिन ये भी दिमाग में आता है कि इसको किसी ने डिस्कवर किया होगा। तो हम बात करें अगर डिस्कवरी की, तो इट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। इट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। इन्होंने कब इसको डिस्कवर किया था? ये बात है 1665 की। इन 1665 रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल को देखा था। उन्होंने सेल को कहाँ देखा था?
उस समय जो है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थे माइक्रोस्कोप, क्योंकि अगर हमें सेल को देखना है तो सेल तो बहुत एक छोटी सी यूनिट है, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। माइक्रोस्कोप जो होता है वो किसी भी चीज़ को, अगर हम किसी भी सूक्ष्मता, किसी भी महीन पार्टिकल को देखना होता है, किसी भी, जैसे कि ये चौक है, ये चौक हमारा बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो इसको हम जब उसका एकदम छोटा पार्टिकल करते जाएंगे तो कुछ ऐसे पार्टिकल आ जाएंगे जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे। तो जो है ये बात हो रही है जो 1665 में, उस समय क्या हुआ था, उस समय माइक्रोस्कोप जो है इन्वेंट नहीं हुआ था, बहुत मतलब हाई क्वालिटी वाले माइक्रोस्कोप उस समय नहीं हुआ करते थे। तो उस समय इन्होंने जो है अपना एक पर्सनल छोटा सा टेम्परेरी टाइप का कह सकते हैं माइक्रोस्कोप बना के इन्होंने उसमें देखा था। क्या देखा उसमें, इन्होंने एक कॉर्क, एक टिश्यू होता है, ये बेसिकली नॉन लिविंग है, तो कॉर्क टिश्यू, जैसे कि इसका एग्जांपल ये भी समझ सकते हैं, कॉर्क मीन्स होते कुछ बोतल होते हैं, उन पर ढक्कन जो होता है कॉर्क का लगा होता है, तो हम ये समझ सकते हैं कि एक लकड़ी का जो है टुकड़ा हो सकता है कॉर्क, उस पर इन्होंने सेल्स को देखा था। और उन्होंने देखा जब, तो वहाँ पे ऐसे इस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते जैसे स्ट्रक्चर बने हुए थे, ठीक है। इसको उन्होंने क्या नाम दिया था, इसको उन्होंने सेल नाम दिया था। रॉबर्ट हुक ने ही इसको सेल नाम दिया था। तो अगर बात करते हैं कि डेड सेल को सबसे पहले किसने देखा, तो वो तो रॉबर्ट हुक ने देखा। लेकिन दिमाग में ये भी तो आना चाहिए कि जो सेल होते हैं वो तो लिविंग होते हैं, तो लिविंग सेल को भी तो फर्स्ट टाइम किसी ने देखा होगा, तो वो साइंटिस्ट का नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सेल को देखा, तो उसके पीछे की जो स्टोरी है वो हम थोड़ा सा देखेंगे। सेल में हमने देखा कि रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक इन्होंने 1665 में कॉर्क टिश्यू को देखा था, कॉर्क टिश्यू में सेल को देखा था, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एवी लीवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, अब ये बात है 1674 की। इसमें क्या था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, इनके पास भी माइक्रोस्कोप था, थोड़ा सा इस माइक्रोस्कोप से थोड़ा सा वो एडवांस क्वालिटी का उनके पास था। तो उन्होंने क्या देखा था, पॉन्ड वाटर। वो उठा के लेके आए पॉन्ड वाटर, और उनको बड़ी एक्साइटमेंट हुई कि देखते हैं इसमें क्या है। फिर उन्होंने पॉन्ड वाटर में देखा कुछ इस तरीके के जीव थे उसमें, और उन्होंने देखा इसको मूव करते हुए, तो ये बड़े खुश हो गए। लीवेनहॉक बोले कि मैंने तो देखा कुछ ऐसे मूव करते हुए। फिर इन्होंने क्या किया, जो हमारे तीत के प्लाक होता है, उसके दो दांत की खुरचन होती है, इसमें इन्होंने देखा, इसमें क्या देखा, फिर इन्होंने देखा इस तरीके के स्ट्रक्चर जो है, तो इसको इन्होंने क्या नाम दिया, एनिमल क्यूल। और इन्होंने पॉन्ड वाटर में देखा था, जो प्लाक होता है उसमें देखा था, और इन्होंने स्पर्मेटोजोआ को भी देखा था। आगे क्लासेस में हम जब आगे बायोलॉजी को लेके आगे 12th के स्ट्रीम में देखेंगे तो उसमें और डिटेल में ये सारी चीज़ें रहेंगी। अभी हम बस बेसिक समझ रहे हैं कि सेल क्या था, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट था किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। उसको डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में उसको डिस्कवर किया था। और उन्होंने इसको कहाँ देखा था, एक कॉर्क टिश्यू पे देखा था सेल्स को, जो मधुमक्खी के छत्ते जैसे सेल्स को उन्होंने देखा, इसको उन्होंने सेल नाम दिया। उसके बाद एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में पॉन्ड वाटर लिया। पॉन्ड वाटर में उन्होंने इस एनिमल क्यूल को देखा। एनिमल क्यूल जो था ये भी क्या है, ये लिविंग सेल है, फर्स्ट लिविंग सेल इन्होंने देखा था। और ये जो हमारे दांत की जो खुरचन होती है प्लाक, उसमें देखा था। स्पर्मेटोजोआ को भी इन्होंने देखा। इसके बाद बात आती है सेल थ्योरी की।
अब हम बात करेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट का नाम आता है, मैथियास लीडन और थियोडर स्वान। सेल थ्योरी सेल थ्योरी में बेसिकली हमको 3 बातें कही गई हैं, और थोड़ा इधर कर लेते हैं, यहाँ साइंटिस्ट का भी हम डिस्कस करते चलेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या चीज़ें कही। फर्स्ट थिंग जो हम लोगों ने देखा, ऑल लिविंग थिंग्स आर composed of cell. All living things are composed of cell. All living things are composed of cell. ठीक है, ये है सेल थ्योरी। ये किसके द्वारा दी गई है? स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन एंड स्वान के द्वारा क्या दिया गया? सेल थ्योरी दिया गया था। तो अब स्लीडन अंकल थे, इनका नाम पूरा था मैथियास स्लीडन, एंड जो स्वान अंकल थे इनका नाम था थियोडर स्वान, इनका पूरा नाम था। तो ये जो मैथियास लीडन थे ये बॉटनी वाले थे, जो बॉटनिस्ट होते हैं, ये बॉटनिस्ट थे, और ये जो है ये जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर थ्योरी दी थी कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ये हो गया फर्स्ट। और सेकंड है सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल and functional unit of life. और थर्ड हमारा आता है न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल्स आर produced by pre-existing cells. अब ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल जो है, ये तो स्लीडन और स्वान अंकल ने दिया था। उसके बाद सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो है, ये भी प्रपोज किया गया था स्लीडन और स्वान के ही द्वारा। लेकिन अगर हम बात करें कि सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो ये जो था, एक लोग थे रुडोल्फ वर्चो नाम के अंकल थे। उन्होंने क्या कहा था वर्चो अंकल ने कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जो पुराने सेल्स हैं उन्हीं से नए सेल आते हैं। ठीक है, तो एक और अंकल हैं जो वर्चो अंकल हैं, रुडोल्फ वर्चो। मिस्टेक है, वर्चो अंकल जो थे उन्होंने क्या कहा था? न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये हो गई हमारी सेल थ्योरी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, चलिए थोड़ी सी एनसीईआरटी भी पढ़ लिया जाए, क्योंकि एनसीईआरटी देख लेंगे तो हमें बुक में थोड़ा सा हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि किस तरह स्टार्ट करते हैं। हम एनसीईआरटी देख लेते हैं। ये है क्लास 9th का चैप्टर 5। ये इसी तरीके से सिमिलर आपको अपनी एनसीईआरटी में दिखे कि जब आप बुक खोलेंगे, चैप्टर 5 नेम है इसका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें
बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जो भी चीज़ें इसमें हम ध्यान देने वाली बातें हैं जो भी, वो मैं आपको बताती चलती हूँ। जैसे कि आप देखेंगे इसमें नाम दिया हुआ है रॉबर्ट हुक का। तो ये रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने पहली बार देखा था कॉर्क टिश्यू को। जैसे कि मैंने बताया था कि उन्होंने एक हनी कॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर को देखा था, जो ऐसे हनी जैसे, 1 सेकेंड, यस, ये हनी कॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर उन्होंने देखा था। लैटिन भाषा में इसको सेला नाम दिया गया था, तो उसी से सेल ड्राइव हुआ था। ये है इस तरीके की उन्होंने इसमें कॉर्क टिश्यू में देखा था स्ट्रक्चर। इसको उन्होंने हनी कॉम्ब जैसा पाया था, इसलिए उसका नाम दे दिया था इन्होंने सेल। तो ये लिटिल कंपार्टमेंट्स जो होते हैं उसका मतलब होता है कि लिटिल। अब ये जो स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक ने देखा था, इसको सेला नाम दिया था। फर्स्ट उन्होंने देखा तो इन्होंने कहा सेला। सेला मीन्स होता है लिटिल रूम, लिटिल रूम, ठीक है। तो जो लिटिल रूम है वो क्या होता है, उसी को उन्होंने आगे क्या कह दिया, सेल, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीज़ें दी हुई हैं, कॉर्क इज द सब्सटेंस दैट कम फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। ये मैंने बताया था कि ये पेड़ की छाल से बनी होती है, जैसे कि लकड़ी का इतना बड़ा कोई टुकड़ा है लकड़ी का, उस तरीके की संरचना होती है। दिस वॉज इन द ईयर 1665। ये भी मैं आप लोगों को लेक्चर में बता चुकी हूँ कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था। ये इन्होंने ये जो कॉर्क टिश्यू है, बार्क, ये जो है सब्सटेंस बार्क ऑफ ट्री, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। ये कॉर्क, जो कॉर्क है ये नॉन लिविंग टिश्यू था, मीन्स कि जो लिविंग टिश्यू था उसकी खोज किसने की थी, आगे हम देखेंगे। तो थ्रू डिजाइन्ड माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल। ये हम पढ़ चुके हैं। सेल इज द लैटिन वर्ड फॉर द लिटिल रूम, ये भी हम देख चुके हैं। दिस इज सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इन significant include but very important in the history of science. This was the very first time someone observed the living thing appear to consistent to separate unit and the cell. Describe these unit in biology. Let us find out about cell. तो इसमें फिर हम लोग को दिया हुआ है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं, ये एक्टिविटी करके देखा गया है। और एक्टिविटी में आप लोगों को ये जो है ऑनियन पील, इसको देखा गया है माइक्रोस्कोप के नीचे कि किस तरीके से हमें सेल दिखाई देते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं उसको फिर जो पार्टिकल है उसको माउंट करके, मीन्स हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल, आज टीचर हेल्प। ये जो आपको प्रैक्टिकल है सेल, ये माइक्रोस्कोप के नीचे देखने वाला, इसको आप अपने टीचर से कह सकते हैं कि क्लास में कि मैम हम लोग को दिखाइए सेल ले जाके माइक्रोस्कोप, एटलीस्ट देख लीजिए कि कैसे वर्क करता है। तो चीज़ें काफ़ी इजी हो जाएंगी कि माइक्रोस्कोप की बात आएगी, फिर आपके दिमाग में माइक्रोस्कोप भी आ जाएगा और फिर कहीं ना कहीं चीज़ें आसान हो जाएंगी जब इंसान प्रैक्टिकली उस चीज़ को कर लेता है। तो आप अपने टीचर से ज़रूर कहें कि हमें माइक्रोस्कोप दिखा दीजिए और उस पर कैसे होता है वो चीज़ें देख सकते हैं आप। और माइक्रोस्कोप में ये होता है, यहाँ पे अपनी आँखों को ऐसे अपने आईज़ को रख के इंसान देखता है और नीचे यहाँ पे स्लाइड लगी होती है, यहाँ पे इंसान कोई भी चीज़ जो हमें देखनी होती है उसको हम यहाँ स्लाइड में करके लगा देते हैं और हम इसके थ्रू यहाँ देखते हैं और हमें वो चीज़ दिखाई देती है। इसमें जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं, ये डायग्राम बहुत अच्छा दिया हुआ है। ये काफ़ी डेवलप्ड माइक्रोस्कोप है। जब रॉबर्ट हुक ने देखा था तो उन्होंने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप लेके देखा था, वो इतना डेवलप क्वालिटी का नहीं था। तो ये जो है, ये इसके पार्ट्स वगैरह देखिए कितने अच्छे से सारी चीज़ें डिज़ाइन की हुई हैं। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो कि बहुत डेवलप्ड है। कितनी भी मतलब देखेंगे आप, कितनी भी छोटे छोटे पार्टिकल या जो भी चीज़ें वो आप क्लियरली इसमें विजुअल होगा। और इसके बाद हम देखेंगे आगे और क्या चीज़ें एनसीईआरटी में दी हुई है। एनसीईआरटी में दी हुई है व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर, मीन्स सेल का स्ट्रक्चर क्या है। दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, टुगेदर दे फॉर्म बिग स्ट्रक्चर लाइक एन अनियन बल्ब। मीन्स जो टिश्यू होगा वो क्या होगा, सिमिलर सेल्स जो होंगी वो मिल के बनाएंगी टिश्यू। सेल और सेल मिलके बनाते हैं क्या, टिश्यू। तो वही है, सिमिलर स्ट्रक्चर होगा सेल का। और फिर
ये सारी चीज़ें आप रीडिंग बस सिंपल रीडिंग लगा सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने बताई है, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस उसको मैं बताती चल रही हूँ। और सारी चीज़ें आप लोग चाहें तो एनसीईआरटी की रीडिंग लगा सकते हैं। तो इसमें आप लोग को दिया हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सेल्स वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ही ऑब्जर्व दैट सेल इज द कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। ओके, ये सब मैं बता चुकी हूँ। ल्यूवेनहॉक 1664 विद द इम्प्रूव उनसे थोड़ा सा इम्प्रूव उनका माइक्रोस्कोप था। डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल एंड पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने बताया था पॉन्ड वाटर में दिया था और प्लाक लिया था उन्होंने, तीत का जो प्लाक होता है, और एक्सपेरिमेंटल जोआ को भी देखा था। आगे रीड करते हैं। It was Robert Brown in 1831 who discovered the nucleus in term of protoplasm. Who discovered the nucleus in the cell? सेल में न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। वो भी किया था किसने? 1831 में किया था। परकिंजे ने 1839 में कॉइन किया था कौन सा टर्म? इन्होंने प्रोटोप्लाज्म बताया था। प्रोटोप्लाज्म में कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये आपका हो गया सेल, सेल में आपका होगा न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस में भी कुछ फ्लूइड होगा और हमारे सेल में भी फ्लूइड होता है। ठीक, जैसे कि कोई बैलून है, उस बैलून में आप कुछ लिक्विड से मटेरियल डाल दीजिए तो वो थोड़ा सा सॉलिड फील होगा। उसी तरीके से हमारा जो सेल होता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जैसे बैलून का मेम्ब्रेन होता है उसी तरीके से मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं। इमेजिन करिए कि बैलून है, इसके अंदर कुछ लिक्विड सा मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, और उस बैलून के अंदर भी कुछ छोटा सा कह सकते हैं थैली टाइप का है, उसमें भी कुछ लिक्विड भरा हुआ है। तो इसमें जो होता है, ये हमारे सेल में जो होता है, इसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियस में है, इसको कह देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। वाह, न्यूक्लियोप्लाज्म ये हो गया। तो जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसको अगर हम कंप्लीट रूप में देखें कि मतलब ये हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि न्यूक्लियस में क्या है, सेल में क्या है, एज ए होल देखेंगे तो इसको हम क्या कह देंगे? इसको हम प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म। ओके, तो प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किसने किया था? परकिंजे ने किया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जैसे कि मैंने भी समझाया कि फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल होता है क्या? प्रोटोप्लाज्म। द सेल थ्योरी। अब इसके बाद बात आती है सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी किसने किसने दिया था? मैंने बताया था मैथियास स्लीडन, थियोडर स्वान और वर्चो अंकल ने, 3 लोगों ने मिलकर दिया था। और उसमें हम कह सकते हैं कि 3 पार्ट्स, हम उसको डिवाइड भी कर सकते हैं कि 3 है सेल थ्योरी। अब आपके बुक में क्या दिया हुआ देखते हैं। सेल थ्योरी है दैट द ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ये हमारा पहला हो गया। एंड सेकेंड इज दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, was presented by 2 biologists, स्लीडन 1838 एंड स्वान 1389। ये जो ईयर आपके बुक में दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय वर्चो 1855। मैंने बताया था कि 3 लोग थे, मैथियास स्लीडन, थियोडर स्वान और वर्चो अंकल थे। 3 लोगों ने मिलकर दिया हुआ था सेल थ्योरी। और वर्चो ने लास्ट में क्या बताया था? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जैसे कि कोई अगर सेल है तो वो जो बना होगा सेल, वो किसी न किसी पुराने सेल से बना होगा। सेल से मिलके सेल बनते हैं, फिर सेल्स बनाते हैं सेल, फिर सेल से ही सेल्स बनते जाते हैं, वो डिवाइड होते रहते हैं और नए सेल्स बनते जाते हैं। और सेल से ही बना होता है पूरा ऑर्गेनिज्म। तो पूरा ऑर्गेनिज्म किससे बन जाता है? सेल से बन जाता है। सेल से ही सेल बनते हैं। तो आपके माइंड में ये भी आना चाहिए, जैसे मुर्गी पहले आया था कि पहले अंडा आया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये टॉपिक आप एवोल्यूशन में पढ़ेंगे। जब आप एवोल्यूशन टर्म को समझेंगे, अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो सेल्स होते हैं वो सेल से ही आते हैं। ये तो प्रूफ है, क्योंकि लुईस पास्चर और कई सारे साइंटिस्ट थे जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर रखा है। और अगर आप समझना चाहें तो ये भी हो सकता है कि जो सेल होते हैं वो लिविंग थिंग है, लेकिन जो सेल है वो नॉन लिविंग थिंग से बना हुआ है। पहले कुछ गैसेस हुई। बात करते हैं इवोल्यूशन की, तो उसमें आप थोड़ा सा मैं उसको बता देती हूँ समझने के लिए कि जब इवोल्यूशन हुआ था, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स थे, कुछ गैसेस थी जिससे बना था एमिनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड। उनसे क्या बने हैं? प्रोटीन बने हैं
और न्यूक्लियस बना है और इससे जो है सेल धीरे धीरे डेवलप हुआ है। तो आगे पढ़ लेते हैं क्या है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब डिस्कवर हुआ है? 1848 में। It was possible to observe and understand the complex structure of cell and its various organelles. सेल की वेरियस ऑर्गेनेलीज को स्ट्रक्चर को रीड करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। उसके बाद सारी चीज़ें खोजी गई थी। ये इतना आपके दिया हुआ है और ये हम देख सकते हैं कुछ सेल्स भी दिए हुए हैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझने के लिए। ये भी आप ध्यान से देख लीजिए। ये कौन कौन से सेल दिए हुए हैं? ये हमारा फैट सेल है, ये हमारा ओवम है। ओवम क्या है? ओवम सबसे लार्जेस्ट सेल है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और ये स्मूथ मसल्स हैं, ब्लड सेल्स का भी एग्जांपल है। ये हमारे नर्वस सेल्स हैं और ये बोन सेल हैं, ये स्पर्म है। ये सारी चीज़ें आपके बुक में दी हुई हैं, इनको आप देख लीजिएगा। और फिर आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें और दी हुई हैं। द शेप and size of cell are related to the specific function they perform. Some cells like amoeba have changing shape. amoeba होता है, उसका शेप हमेशा चेंज होता रहता है, ये चीज़ बताई गई है। और इसके बाद आते हैं नीचे क्या है कि each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristic of living के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये भी बताया गया है। तो अगर हम लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है, एक्सक्रीशन होता है और एक तरह से कहे रिप्रोडक्शन हो सकता है। मतलब कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो नेसेसरी हैं हमें खुद को प्रूव करने के लिए कि हम लिविंग हैं। और आगे दिया हुआ है कि वी नो दैट देयर वाज डिवीजन ऑफ लेबर। जो सेल होता है, अब बात करें अगर इसमें हम क्या कहेंगे कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो सेल होता है वो दो तरीके के होंगे, कुछ होंगे जो यूनिसेलुलर होंगे, कुछ होंगे जो मल्टी सेलुलर होंगे। तो जो यूनिसेलुलर होंगे उनमें एक ही सेल होगा जो सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं? उसमें न्यूट्रिशन हो रहा होता है, एक्सक्रीशन हो रहा होता है और उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा होता है। और जितनी भी डाइजेशन वगैरह की प्रोसेस जो होती है वो कैसे होती है? उसके सेल्स के द्वारा ही होती है। तो अगर कोई यूनिसेलुलर है, एक सेल है, तो उसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा। उसका जो लेबर होगा वो बस एक ही सेल के द्वारा सारी चीज़ें फंक्शन परफॉर्म हो रही होती हैं। और हम बात करें अगर मल्टी सेलुलर की, तो मल्टी सेलुलर का हम जानते हैं कि उसमें कई सारे सेल्स पाए जाते हैं। कई सारे सेल्स होंगे तो हर सेल अपना अपना काम डिवाइड कर लेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी फैमिली में एक ही मेंबर है तो सारे काम कौन करेगा? खुद ही करना पड़ेगा। उसको उठना भी खुद ही है, उसको अपने लिए खाना भी खुद बनाना है और ऑफिस भी खुद जाना है और आना है, फिर उसके बाद साफ़ सफाई भी खुद ही करनी है। लेकिन अगर हम बात करें कोई फैमिली उसमें 5 मेंबर हैं तो उसमें कुछ लोग डिवाइड कर लेंगे अपना अपना काम। फॉर एग्जांपल अगर पापा हैं तो वो पैसे कमा के ला रहे हैं, मम्मी हैं वो खाना बना रही हैं। यही हमारे इस समय तो फिलहाल यही चल रहा है। एक बेसिक जो ढांचा कह सकते हैं उसमें क्या होता है? पापा जाते हैं जॉब करके लेके आते हैं, मम्मी जो है खाना बना के दे देती हैं और अगर हमारे घर में कोई और भी है तो वो साफ़ सफाई भी कर लेगा अगर वो खाली है, कम उसके पास कोई काम नहीं है। तो इस तरीके से हम उसको लेबर का डिवीज़न कर लेते हैं। और अगर सेल एक ही है तो डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होगा। हम देखेंगे कि एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। तो ह्यूमन बॉडी में क्या दिया है? तो ह्यूमन बॉडी हैज़ ए हार्ट टू पंप ब्लड। ह्यूमन बॉडी में ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट है और स्टमक है डाइजेस्ट करने के लिए फूड। इस तरीके से जो है एक एग्जांपल दिया गया है एनसीईआरटी में आपके कि किस तरीके से डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। ये सारी चीज़ें आप एक बार रीडिंग लगा सकते हैं और सारी चीज़ें बहुत इजीली आपके समझ में आ जाएंगी क्योंकि मैं पहले ही सारे टॉपिक डिस्कस कर चुकी हूँ। तो बस आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। और आगे हम इसके जो ऑर्गेनेलीज वगैरह हैं इसके डिटेल में इसको हम फिर से डिस्कस करेंगे और फिर अपना खोलेंगे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में फिर सारी चीज़ें हमारी डिस्कस होती रहेंगी। ओके, तो फिर यहीं एंड करते हैं इस क्लास को। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक कर लीजिएगा और जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी उसको कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।